बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई को एक लड़की पसंद आ गई, मगर वो दूसरे शहर की थी। इस लड़की की माँ के अलावा इसका कोई नहीं था। भाई के वहाँ शादी हो गई। शादी के बाद भाई और भाभी अचानक गायब हो गए। हमारी भाभी के घर गए तो वहाँ कोई नहीं था। फिर हम शहर छोड़कर दूसरे शहर चले गए और जहाँ मेरी शादी हुई उस घर में मैं गई तो जाते साथ मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी भाभी तो मेरे तेवर के साथ मेरे भाई की शादी थी और मेरी खुशी देखने के लायक थी। सबसे ज़्यादा मैं ही इस शादी पर खुश थी, क्योंकि मेरा भाई अमजद मेरा इकलौता भाई था और मुझे अपने भाई के सर पर सेहरा सजा देखने का बड़ा अरमान था। मैंने और मेरी माँ ने इस शादी में किसी किस्म की कोई कसर ना छोड़ी थी। हमने अपने भाई की होने वाली बीवी के लिए बहुत ही खूबसूरत लिबास खरीदे थे और इन्हें बहुत सा जेवर भी चढ़ाया था। मेरी माँ रवायती साबित नहीं हुई थी, बल्कि मेरी माँ ने तो अपने आने वाली बहू के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी। वैसे तो मेरी माँ मेरे भाई की शादी हमारी खाला की बेटी से करवाना चाहती थी, लेकिन जब भाई ने अपनी पसंद का इजहार किया तो अम्मा फ़ौरन ही उस लड़की के लिए का रिश्ता ले गई जो भाई को पसंद आ गई थी। अम्मा का कहना था कि वो अपने इकलौते बेटे की शादी इसकी पसंद से ही करेंगी। खाला को उम्मीद थी कि अमजद भाई की शादी उनकी बेटी से होगी, इसीलिए वो कुछ नाराज़ हो गई थी। लेकिन अम्मा ने इनकी नाराज़गी की परवाह नहीं की और अमजद भाई की खुशी का ख्याल किया था। अमजद भाई की हबीबा से पहली ही नज़र में मोहब्बत हो गई थी। हबीबा उनके दफ्तर में मुलाजमत करती थी और वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की थी। काफ़ी अरसा तक इन दोनों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता रहा, फिर दोस्ती का रिश्ता बदल कर मोहब्बत में फैल गया और वो दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करने लगे। और जब भाई ने अम्मा को हबीबा के घर रिश्ता ले जाने के लिए कहा तो अम्मा भाई की मर्ज़ी से फ़ौरन ही हबीबा के घर चली गई। हबीबा के घर में सिर्फ उनकी वालदा थी। वो लोग किराए के एक मकान में रहते थे। हबीबा अपनी माँ और घर का खर्चा उठाने के लिए नौकरी कर रही थी। हबीबा की माँ ने अपनी अम्मा का अच्छे से इस्तकबाल किया और वो पहले ही इस बात से वाकिफ़ थी कि मेरी अम्मा अमजद भाई का रिश्ता हबीबा के लिए लेकर आने वाली हैं, और उन्होंने भी इस रिश्ते पे कोई इतराज़ नहीं किया था, क्योंकि उनकी बेटी भी अमजद भाई को पसंद करती थी। बगैर किसी मसले के उन दोनों का रिश्ता तय पा गया और एक ही महीने के अंदर शादी की तैयारियां पूरी हो गई, क्योंकि हबीबा की माँ सादगी से शादी की ख्वाहिशमंद थी। बस मेरी अम्मा ने एक शर्त रखी थी कि हबीबा शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी, हम इसे हर आसाइश मुहैया करेंगे। और अमजद भाई की इसकी अम्मा के घर का खर्चा उठाने के लिए भी तैयार थे। मेरी अम्मा ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर हबीबा की माँ शादी के बाद हमारे घर में आकर रह सकते हैं तो रह लें, लेकिन हबीबा की माँ ने यह कह के इनकार कर दिया था कि इन्हें ये बात गवारा नहीं कि वो बेटी के ससुराल में रह जाएं। अम्मा भी अपनी बहू से बहुत खुश थीं, क्योंकि भाभी ने आते ही सारा घर संभाल लिया था और वो अम्मा की भी बहुत खिदमत करती थी। हमारे घर आते जाते जितने भी लोग थे, सभी लोग हबीबा बाबा की बहुत तारीफ़ करते थे और अम्मा से कहते आप तो बहुत खुश नसीब हैं जो आज के दौर में आपको हबीबा जैसी बहू मिली। भाई और भाभी के बीच में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। भाई ने हबीबा भाभी की माँ के घर का सारा खर्च भी उठा लिया था। दिन बहुत ही अच्छे गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक हम पर क्यों क़यामत टूट पड़ी। अमजद भाई और भाभी दोनों घूमने के लिए बाहर निकले थे और फिर वापस घर नहीं लौटे थे। रात गए तक अम्मा इन दोनों का इंतज़ार करती रहीं, लेकिन जब वो दोनों वापस ना आए तो अम्मा ने मुझसे कहा कि भाई के नंबर पर फ़ोन मिलाओ। रात बहुत हो गया और भाभी ने भी काफ़ी सा जेवर पहन रखा हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा न पेश आ गया हो। अम्मा की बात सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई थी, क्योंकि शहर के हालात ही बहुत ख़राब थे और ऐसे में इतनी रात गए तक घर से बाहर रहना मुनासिब नहीं था। बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद होकर मैंने भाई के नंबर पे फ़ोन मिलाया तो भाई का नंबर बंद जा रहा था। मैंने भाभी का नंबर मिलाया तो वो भी बंद था। अम्मा तो ये जानकर मज़ीद परेशान हो गई थी और दुआएं पढ़ने लगी थी।
رات کافی ہو چکی تھی لیکن اماں کو ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی کا امجد بھائی کے سوا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ اتنی رات گئے ہم دونوں کیا کرتے؟ میں نے اماں سے کہا ہو سکتا ہے امجد بھائی اور بھابھی کی ماں گھر چلے گئے ہوں اور صبح تک لوٹ کر واپس آ جائیں گے۔ لیکن اماں کو میری بات پہ بالکل بھی بھروسہ نہ ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ حبیبہ تو اپنی ماں کے گھر رک سکتی ہے لیکن امجد مجھے بتائے بغیر نہیں جا سکتا۔ وہ مجھے کہہ کر گیا تھا کہ وہ حبیبہ کو گھمانے پھرانے کے لیے لے کے جا رہا ہے اور جلدی وہ دونوں واپس آ جائیں گے۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے پوری رات کانٹوں پر گزار دی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ امجد بھائی رات کو گھر موجود نہیں تھے۔ ہم دونوں ہی خدا کے حضور سجدہ ریز تھے کہ خدا امجد بھائی اور بھابھی کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہزاروں طرح کے وسوسوں نے دل میں جنم لے لیا تھا اور برے برے خیالات میں ایک پل بھی سکون نہ لینے دیا تھا۔ جیسے ہی صبح کی سفیدی پھیلنا شروع ہوئی اماں نے فوراً ہی چادر اوڑھ لی اور کہنے لگی اب میں گھر میں بیٹھ کر مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ چلو ہم چل کر حبیبہ کی ماں کے گھر پتہ لے کر آتے ہیں۔ اماں کو امجد بھائی پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ وہ کس طرح بتائے بغیر ساری رات گھر سے باہر رہ سکتے ہیں؟ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ امجد بھائی اور بھابھی جلد مل جائیں، لیکن حبیبہ بھابھی کی ماں کے گھر پہنچ کر تو ہم دونوں ماں بیٹی مزید پریشان ہو گئے کیونکہ وہاں تو دروازے پہ تالا ہمارا منہ چڑھا رہا تھا۔ اماں نے فوراً ہی پڑوس کے دروازے سے نکلنے والے آدمی کو روک کر پوچھا کہ یہاں پر جو عورت رہتی ہے وہ کہاں ہے؟ اور اس آدمی نے جواب میں ہم دونوں کو ہکا بکا کر کے رکھ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ 2 دن پہلے اس عورت نے یہ گھر خالی کر دیا تھا اور اب اس میں کوئی نہیں رہتا۔ اماں پریشانی سے میری شکل دیکھنے لگی کہ اب ہم بھائی اور بھابھی کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ میں نے اماں سے کہا ہم واپس گھر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد بھائی واپس آ جائیں۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اسی لیے ہم دونوں پریشانی کے عالم میں گھر واپس لوٹ آئے۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو چکی تھی لیکن امجد بھائی اور بھابھی کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے ان کے سارے دوستوں سے بھی پتہ کر لیا، ان لوگوں نے بھی بھائی کو ڈھونڈنے میں بہت کوشش کی لیکن کسی کو بھی کوئی سراغ نہیں مل سکتا تھا۔ اماں تو اپنے اکلوتے بیٹے کی گمشدگی پر رو رو کے پاگل ہو گئی تھیں۔ سارا وقت بیٹھی روتی رہتی اور بھائی بھابھی کو یاد کرتی رہتی۔ خدا جانے وہ دونوں کہاں چلے گئے تھے۔ زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ بہت ڈھونڈا لیکن نہ مل سکے اور نہ ہی حبیبہ بھابھی کی ماں کا کچھ پتہ چل سکا۔ ہم دونوں ماں بیٹی بالکل بے آسرا تھے کہ جب بھائی کے ایک دوست نے ہمارے گھر آ کر ہمیں کہا کہ ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کروانی چاہیے۔ ہم پولیس اسٹیشن بھی گئے لیکن وہاں آ کر الٹا ذلیل و خوار ہونا پڑا۔ پولیس والے ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی بھابھی کو اتنا پریشان کر دیا ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کو لے کے فرار ہوگی۔ انصاف بھی صرف امیروں کے لیے ہوتا ہے، ہم غریبوں کے دکھوں کی سنوائی تک نہیں ہوتی۔ ہم دونوں ماں بیٹی پورا دن تھانے میں بیٹھ کر واپس آ گئے۔ اماں کہنے لگی کہ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے تھانے کے چکر کاٹتے۔ ہم دونوں نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنا مسئلہ خدا کے حضور پیش کر دیا۔ وہی تھا جو ہمارے لیے بہتری کرنے والے تھے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے اماں بیمار ہوتی جا رہی تھیں اور ہمارے گھریلو حالات بھی بہت خراب ہو گئے تھے کیونکہ ہمارا گھر امجد بھائی کی ہی کمائی پر چلتا تھا اور اب جب وہ ہی نہیں رہی تو ہمارا گزارا کیسے ہوتا۔ دوسرے شہر میں میری چھوٹی خالہ رہتی تھی، وہ بھی ہم لوگوں کے لیے بہت پریشان تھی اور اب ہمیں اپنے پاس بلا رہی تھی کہ ہم مستقل طور پر ان کے پاس ہی شفٹ ہو جائیں، لیکن اماں اپنا گھر چھوڑ کر جانے کے لیے راضی نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ امجد اور حبیبہ واپس آئیں گے تو گھر پر تالا دیکھ کر میں نے اماں کو بہت مشکل سے سمجھایا کہ کب تک ہم ان دونوں کا انتظار میں فاقوں بھری زندگی گزاریں گے۔
भाई भाभी को गुम हुए 2 माह से ज़्यादा का अरसा बीत चुका था, और एक दिन जब अम्मा की तबीयत रात गए बिगड़ गई तो मैं अकेले में बहुत परेशान हुई। इसीलिए अगले ही दिन मैंने सामान बांधना शुरू कर दिया। मैंने अम्मा को साफ साफ कह दिया कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मैं ज़बरदस्ती अम्मा का हाथ पकड़कर घर से निकली थी और हम दूसरे शहर खाला के घर आ गए। खाला के गले लगकर अम्मा ने बहुत आंसू बहाए थे। जवान बेटे के बिछड़ने का दुख उनके बर्दाश्त से बाहर था। मरने वालों पे सब्र आ जाता है, लेकिन जिसके बारे में कोई खबर ही ना मिले उस पर कैसे सब्र आ सकता है। खाला ने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन हम दोनों माँ बेटी को दे दिया। खाला खालू और उनके बच्चे हमारी बहुत ज़्यादा दिलजोई कर रहे थे। इनकी फैमिली बहुत ही अच्छी थी। कुछ ही दिनों में अम्मा की सेहत भी काफ़ी बेहतर हो गई। वो अभी भी अमजद भाई को याद करती, लेकिन पहले की तरह रोया नहीं करती थी। एक दिन खालू ने अम्मा से कहा कि अब अस्मा की शादी की उम्र हो रही है और आपको इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मेरे एक दोस्त का बेटा है जो बहुत ही अच्छा है और बहुत लोगों शरीफ हैं। लड़के का अपना कारोबार है। मेरे दोस्त ने मुझसे अपने बेटे के लिए कोई रिश्ता देखने के बाद की है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अस्मा के लिए बात करता हूँ। अम्मा भी दिन रात मेरी फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि मेरे सर पे बाप का साया तो पहले ही नहीं था और अब भाई का साया भी नहीं रहा था। ऐसे में खालू की हमदर्दी और मोहब्बत हमारे लिए गनीमत थी। अम्मा ने खालू से कहा कि अगर आप मुतमिन हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं भी अस्मा की ज़िम्मेदारी से सबको दुश होना चाहती हूँ। खालू ने 2 ही दिनों में मेरे रिश्ते की बात भी कर ली थी और अब उनका दोस्त अपनी बीवी के साथ मुझसे मिलने के लिए चले आए थे। वो लोग बहुत ही अच्छे थे। हमारे हालात जानने के बाद उन्होंने सादगी से शादी को तरजीह दी थी। खालू के दोस्त की फैमिली बहुत ही छोटी सी थी। उनके 2 ही बेटे थे। छोटे बेटे ने अपने पसंद से मंगनी कर ली थी और अब वो अपने बड़े बेटे के लिए भी मुझे पसंद कर चुके थे। उनके छोटे बेटे की शादी में 15 दिन बाकी थे। वो कहने लगे कि वो मुझे भी 15 दिन बाद ब्याह कर ले जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने बेटे अवैस से मेरी मुलाकात भी करवाई थी। वो वाकई एक नेक और अच्छा इंसान था। अम्मा ने खालू से बात करके 15 दिन बाद मेरी शादी के लिए रजामंदी दे दी थी। खाला के घर में एक हलचल सी मच गई थी। मेरी खाला की 3 बेटियां मेरी शादी का सुनकर शोर शराबा करने लगी थीं और बहुत दिनों बाद मैंने अपनी अम्मा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखी थी। 15 दिन पर लगा कर उड़ गए और मेरी शादी अवैसी हो गई। मेरी रुखसती के वक्त अम्मा का रो रो के बुरा हाल हो गया था। अमजद भाई का गम फिर से ताज़ा हो गया था। अवैस के छोटे भाई की बारात मेरी बारात से एक दिन पहले हुई थी, लेकिन मेरी बारात सादगी से आई थी और निकाह भी हमारा मस्जिद में हो गया था। मुझे रुखसत कराने के लिए सिर्फ अवैस और उनके माँ बाप ही आए थे। मैं अपनी खाला के घर से रुखसत होकर ससुराल के दरवाजे तक आ गई थी। वहाँ मेरे इस्तकबाल की बहुत तैयारियाँ की गई थीं। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने बैठी नई नवेली दुल्हन को देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। वो नई नवेली दुल्हन को और नहीं बल्कि मेरी हबीबा भाभी थी, जिन्हें ढूंढने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था। और अब अपनी भाभी को अपने ससुराल में देख के मैं हैरान रह गई थी। मैं सब कुछ भूलकर सीधी हबीबा भाभी के पास पहुंच गई और उनके गले लगकर रोने लगी। मैं इनसे अमजद भाई के बारे में दरियाफ्त कर रही थी और वो हक्का बक्का मेरी शक्ल देख रही थी। इनके तो शायद वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं इनसे इस तरह टकरा जाऊंगी। और वैस मुझसे कहने लगे, अस्मा ये तो मेरे छोटे भाई अमर की बीवी है, तुम इसे कैसे जानती हो? ये तो कल ही रुखसत होकर हमारे घर आई है। ये सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने फटी फटी निगाहों से बीबा भाभी को देखा, जिनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। मैंने वैसे कहा, ये कैसे मुमकिन है? ये तो मेरी भाभी भाई की बीवी हैं और ये मेरी वही भाभी हैं जिसकी गुमशुदगी पर मैंने और मेरी माँ अपना घर छोड़कर इस शहर चले आए हैं।
अवैस के माँ बाप को मेरी भाभी भाई की गुमशुदगी का इल्म था। वो भी मेरी बात सुनकर सकते में आ गए। जबकि अवैस का छोटा भाई अमर कभी हबीबा की शक्ल देखता तो कभी मेरी। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में मौजूद अमजद भाई और हबीबा भाभी की एक तस्वीर निकाल कर अवैस के आगे रख दी और वो इस तस्वीर को देखकर चौंक उठे। अवैस के माँ बाप को भी मेरी अम्मा ने पहले ही भाई भाभी की गुमशुदगी का पूरा वाक़या बताया हुआ था और अब मेरे मोबाइल फ़ोन में मौजूद तस्वीर में इस बात की पूरी तरह तस्दीक कर दी थी कि मैं सच कह रही हूँ। अवैस ने फ़ौरन ही अमर से कहा था कि अपनी बीवी से कहो कि फ़ौरन हमें सब कुछ सच सच बता दे, वरना हमें मजबूरन पुलिस को बुलवाना होगा। पुलिस के नाम पर हबीबा की हालत ख़राब हो गई थी। अमर ने इससे पूछा, ये क्या मामला है? तो वो पहले इधर उधर की बातें बना लेने की, लेकिन जब पुलिस को फ़ोन करने के लिए अवैस ने नंबर मिलाया तो वो फ़ौरन अवैस के कदमों में गिर गई और कहने लगी कि वो हर्फ बहर्फ सच बताएंगी, लेकिन पुलिस को फ़ोन ना किया जाए। इसके बाद हबीबा भाभी ने जो इंकशाफ किया वो सुनकर मैं लर्ज़ की। उन्होंने जो मेरे भाई के साथ किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। हबीबा भाभी ने बताया कि जो औरत उनकी माँ बनी हुई थी वो दरअसल उनकी माँ नहीं थी, बल्कि वो एक गिरोह में काम करने वाली औरत थी। हबीबा भी इसी गिरोह में काम करती थी और उनका काम लड़कों से शादी करके इन्हें अगवा करना। पहले किसी भी ऐसे लड़के को देखा जाता है जो खूबसूरत हो और अच्छा कमाता हो, और फिर किसी न किसी तरह हबीबा को इस लड़के की ज़िंदगी में इस तरह शामिल किया जाता है कि वो लड़का हबीबा से शादी करने पे मजबूर हो जाए। हबीबा एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की थी, इसलिए कोई भी लड़का आसानी से इसका दीवाना बन जाता। फिर शादी के नाम पर इसे अच्छी खासी रकम वसूल की जाती और फिर हबीबा इसे शादी करके कुछ दिन इसके घर में ही बहुत अच्छे से दिन गुजारती। इन कुछ दिनों में इस लड़के की भी पूरी जमा पूंजी लूट ले जाती। जब उस लड़के के पास कुछ ना बचता तो एक दिन हबीबा सारे जेवर पहनकर उस लड़के के साथ घूमने के लिए निकलती और रास्ते से इस लड़के को अगवा किया जाता और इनके बनाए हुए अड्डे पर ले जाया जाता। वहाँ पर इन लड़कों को नशा और दवाइयाँ दी जाती और पूरी तरह नशे का आदी बनाया दिया जाता। और जब लड़के को नशे की लत लग जाती तो इसे हर तरह के गलत काम करवाए जाते और इसकी नाजेबा वीडियो बनाकर फ़रोख्त की जाती। ये गिरोह हर थोड़े दिन में शहर तब्दील कर लेता है ताकि पकड़ा ना जा सके। हबीबा कहने लगी कि अमजद भी इनके अड्डे पर मौजूद है, जहां वो नशे का पूरी तरह आदी हो चुका है और इसकी वीडियो बहुत ही महंगी फ़रोख्त हो रही हैं, क्योंकि हबीबा इससे ही खूबसूरत और कम उम्र लड़के का इंतखाब करती जिसकी वीडियो अच्छे दामों फ़रोख्त की जा सके। कुछ लड़कों को मनशियात की स्मगलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता तो कुछ के ज़रिए बच्चों के अगवा का काम लिया जाता। हबीबा की सच्चाई जानकर तो वहाँ मौजूद सभी लोग कांप उठे थे। वो लड़की तो एक ख़तरनाक गिरोह की मेंबर थी जो अब अमर की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी। अवैस के वालिद के दोस्त कमिश्नर थे। उन्होंने फ़ौरन ही अपने दोस्त को फ़ोन करके सारी बात बताई तो वो पुलिस के साथ खुद ही चले आए और हबीबा की दी गई मालूमात और एड्रेस पर छापा मारा गया। इस गिरोह के वहमों गुमान में भी नहीं था कि इनकी सच्चाई इस तरह भी खुल सकती है, इसीलिए वो लोग भाग भी ना सके और पुलिस की गिरफ्त में आ गए। काफ़ी सारे लड़कों को बाजियाब करवा लिया गया, जिनमें से अमजद भाई भी शामिल थे। इनकी हालत बहुत ही ख़राब थी। इन्हें इस कदर नशावर अदवायात का आदी बनाया गया था कि वो उसके बगैर एक बाल भी न रह सकते थे। हबीबा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, चूँकि इसका जुर्म नाकाबिले तलाफ़ी था। उसने शादी के नाम पर ना जाने कितने घर उजाड़े थे। अमजद भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि 6 महीने में इनके नशे की आदत ख़त्म हो जाएगी। अमजद भाई ने मिलकर अम्मा खुशी से नहाल हो गई, लेकिन इनकी हालत देखकर इनके लिए फ़िक्रमंद भी हो गई थी। खुदा ने हमारी दुआएं सुन ली थी और अमजद भाई हमारी ज़िंदगी में वापस आ गए। खाला खालू ने हमारा बहुत साथ दिया था और अवैस मेरे लिए एक बेहतरीन जीवन साथी साबित हुए थे, जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया था। अवैस और इसके माँ बाप ने मुझे सर आंखों पे बिठाया और अमर भी मेरी बहुत इज़्ज़त करता था।
عمر تو ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ حبیبہ کے جنگل سے بچ سکا۔ حبیبہ نے اسے بھی اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور عمر اس پر کافی پیسہ لوٹا چکا تھا۔ پولیس مستقل اس گروہ کے پیچھے کام کرنے والے تمام لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی تھی اور چھاپوں کے دوران پولیس کے تمام ویڈیوز کو بھی حاصل کر کے ڈیلیٹ کر دیا تھا اور جہاں جہاں انہیں فروخت کیا گیا تھا ان سب کے خلاف بھی کارروائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ یہ تمام نازیبا ویڈیو دوسرے ملک کے لوگوں کو فروخت کی جا رہی تھیں۔ کچھ ہی مہینوں بعد امجد بھائی ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے ہمارے بیچ واپس دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ بھائی نے بتایا کہ حبیبہ نے بھی بہت ساری دولت لوٹائی تھی اور ان کی ساری جمع پونجی بھی اپنی ماں کے علاج کے نام پر ہتھیائی تھی۔ اماں نے امجد بھائی کو گلے لگا لیا اور کہنے لگی، برے وقت کا بار بار ذکر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے دکھ اور پچھتاوے کے، اس لیے آج کے بعد تم کبھی حبیبہ کا ذکر نہ کرنا۔ خدا تو ہی نے زندگی کے ساتھ ہمیں واپس لوٹا دیا ہے، ہمارے لیے یہی کافی۔ اماں کی بات سن کر امجد بھائی مسکرا اٹھے۔ خالہ نے ایک بار پھر اپنی بیٹی کے لیے امجد بھائی کا رشتہ مانگ دیا۔ اس بار اماں سے پہلے ہی امجد بھائی نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ کچھ ہی دنوں بعد امجد بھائی اماں کو لے کر واپس ہمارے پرانے شہر آ چکے تھے، کیونکہ وہاں جا کر بھائی کو اپنی نوکری کا انتظام کرنا تھا تاکہ وہ پھر سے اپنا گھر بسا سکیں۔ ہماری آزمائش کے دن ختم ہو چکے تھے اور خوشیوں نے ہمارے گھر میں دوبارہ سے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ بڑے بوڑھے کہا کرتے ہیں کہ شادی بہت دکھ دیکھ بھال کر اپنے جیسے لوگوں میں کرنی چاہیے، اور میں بھی اسی بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ شادی سے پہلے ہر طرح کی معلومات اور جان پڑتال کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل صرف لڑکے ہی نہیں، لڑکیاں بھی بہت سے گروہ کا حصہ بن چکی ہیں۔ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے آنکھیں کھول کر ہر چیز کا جائزہ لینا ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔